हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। दोस्तों, आज एग्ज़ाम स्पेशल बैच सीरीज़ में अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट मोमेंट सीरीज़ चालू होने वाला है, जिसमें आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। आपको कल आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर है, आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार पेपर देने से पहले ये वीडियो आप सभी एक बार देख कर जाए, जिससे आप सभी को सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएं। दोस्तों, इनमें आप सभी को एसआई यूनिट और फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी कुछ क्वेश्चन में आप सभी को ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, मीन्स ऑप्शन आपको 4 नहीं मिल पाएंगे। राइट आंसर मिल जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आप सभी को सब क्वेश्चन में आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ सिंपल व्हील एंड एक्सेल द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन बाई। एक साधारण पहिया और धुरी के लिए जो वेग अनुपात होता है वो क्या होता है? तो वेलोसिटी रेशियो जो होती है साधारण पहिया और धुरी के लिए, सिंपल व्हील और एक्साइल के लिए, वो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्साइल द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन बाई। एक अंतर पहिया और धुरी के लिए वेग अनुपात क्या होता है? दोस्तों, एक डिफरेंशियल व्हील एंड एक्साइल के लिए, मतलब एक अंतर पहिया और धुरी के लिए जो वेग अनुपात दिया जाता है वो क्या होता है? 2d अपॉन d1 माइनस d2। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। जो उठाने वाली मशीन होती हैं, जो लिफ्टिंग मशीन होती हैं, उनकी अधिकतम दक्षता मतलब इफिशियंसी क्या होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी लिफ्टिंग मशीन की 1/m इंटू में वी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। अधिकतम यांत्रिकी लाभ क्या होते हैं? जो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं? 1/m। क्वेश्चन नंबर 6, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ टर्क इज। एसआई इकाई मात्रक के अनुसार जो टर्क होता है, टॉर्क मतलब घूर्ण होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू। दोस्तों, जो वेलोसिटी रेशियो होता है, वेग अनुपात, इक्वल टू क्या होता है? y अपॉन एक्स, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट, अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाई लोड। मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जहाँ पे आउटपुट होता है हमारा अवेलेबल एनर्जी, और जो इनपुट होता है वो सप्लाई एनर्जी होता है, मतलब सप्लाई एनर्जी जो एनर्जी दे चुकी हो। फॉर आ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू। अगर कोई पहली पुल्ली होती है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली होती है, तो उसकी वेग अनुपात क्या होता है? 2n। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन हैज। समिति घर्षण और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को के रूप में जाना जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के रूप में जाना जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स कैसेस थ्योरी रोटेशनल मोशन देन दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड। जब दो समान विपरीत समांतर बल सिद्धांतों घूर्णी गति का कारण बनते हैं तो इस बल प्रणाली को कहा जाता है। तो इस बल प्रणाली को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स कैसेस थ्योरी रोटेशनल मोशन। जब कोई दो समान विपरीत समांतर बल सिद्धांत होते हैं जो रोटेशनल मोशन कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। हिंदी में बोले तो युग्ल, युग्ल कहा जाता है। फॉर अ सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू n। दोस्तों, अगर कोई सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली की बात करें तो उसका वेगानुपात क्या होता है? n होता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली का वेगानुपात होता है 2n, और थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली की बात करें तो उसका होता है 2n⁻⁻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 ⁻
गति करता है।
अ कपल प्रोड्यूस डैट डैश टाइप ऑफ मोशन। जो बल युग्म में होता है वो किस प्रकार की गति करता है? स्थानांतरिकी, ट्रांसलेशनरी मोशन, घूर्णन गति, रेशनली मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनली मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो दोस्तों जो कपल होता है वो हमारा एक रोटेशनल मोशन करता है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय डिफिनिट डिस्टेंस इज सेड। तो कह रहा है परिणाम के बराबर दिशा में विपरीत और निश्चित दूरी द्वारा अलग दो समांतर बलों का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करता है वो हमारा कपल मतलब बल युग्म का निर्माण करता है। अगर कोई इफ़ टू पैरेलल फोर्सेस आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन, दो समांतर बल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम सेम है लेकिन उसकी जो दिशा है वो विपरीत है, तो किस चीज़ का निर्माण करेगा? बल युग्म मतलब ऑप्शन नंबर डी कपल का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट विल फॉर्म अ। दो बराबर और विपरीत समांतर बलों की जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने बताया है कि अगर कोई टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल अपोजिट फोर्स है तो वो क्या चीज़ करेगा? बल युग्म बनाता है। बल युग्म मतलब कपल को प्रोड्यूस करता है। अ कपल कंसिस्ट ऑफ, जो कपल होता है वो क्या चीज़ कंसिस्ट करता है? अलग अलग परिणाम के दो समिच्च समांतर बल। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, विभिन्न विभिन्न परिणाम के दो प्रति समांतर बल। टू अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, समांतर परिणाम के दो समदिश समांतर बल। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और जो ऑप्शन नंबर डी है समान परिणाम के दो प्रतिदिश समांतर बल। टू अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन फिर से देख लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। अगर दो अनलाइक पैरेलल फोर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो हमारे क्या करते हैं? वो कपल को कंसिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इन अ लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाई? लीवर लागू होता है, कपल, मूवमेंट, कोप्लेनर फोर्सेस, लीवर, बलयुग्म, घुड़, समतलीय बल। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा कपल। दोस्तों अगर आप मूवमेंट समझ रहे हैं तो मूवमेंट इसका रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर बी कपल, बलयुग्म राइट आंसर है। अगर हम ताले में चाबी घुमाते हैं तो वो हमारा बलयुग्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी बिंदु पर एक बल का प्रभाव निर्भर करता है। अगर कोई बिंदु है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑन इट डायरेक्शन पर, उसकी दिशा पर, ऑन इट मैग्नीट्यूड, उसके परिणाम पर, क्रिया रेखा की स्थिति पर, ऑन द पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो दोस्तों जो बिंदु है, दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बिंदु पर एक बल का प्रभाव निर्भर करता है इन सभी पर, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी पर, उसकी डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे, ऑन द लाइन ऑफ पोजीशन ऑफ एक्शन, इन सभी पर हमारा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइक फोर्सेज आर, जो लाइक फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड, हुज डायरेक्शन इज सेम, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो हमारा लाइक पैरेलल फोर्स होता है उसका क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जब दो समांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो उन्हें क्या कहते हैं? व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड हैज। तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइक पैरेलल फोर्स कहेंगे, समदिश समांतर बल कहते हैं, मूवमेंट कहेंगे, अगूढ़ कहेंगे, कपल कहेंगे मतलब बल युग में कहेंगे, प्रतिदिश समांतर बल कहेंगे। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। जब कोई दो पैरेलल फोर्स अपनी दिशा में विपरीत हो तो उसे हम प्रतिदिश समांतर बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि दो बल समांतर हो और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तब उनकी परिणाम मतलब इफ टू पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट विल बी। तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है?
उसका रिजल्टेंट होता है दोनों के गुणनफल के बराबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों के योग के बराबर इक्वल टू द सम ऑफ बोथ, दोनों के अंतर के बराबर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू। उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इक्वल टू सम ऑफ बोथ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% कल के पेपर में आ सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है जो गलत दिया गया है? दो समान और समांतर बल एक ही दिशा में बलयुग्म के रूप में कार्य, मतलब टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन हैज कपल। तो दोस्तों ये कथन एकदम सही दिया गया है। टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्स जो होते हैं और उनका जो सेम डायरेक्शन होता है उसे हम कपल कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, लामी प्रमेय का प्रयोग तीन संगमीय बलों के लिए किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। लामी थ्योरम इज यूज फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। ऑप्शन नंबर सी है, कार्य और शक्ति की इकाई समान होती है, द यूनिट ऑफ पावर वर्क इन सेम। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी आप सभी को गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मतलब कहने का ये है, जो यूनिट होती है पावर और वर्क की वो दोनों अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती हैं। पावर और वर्क की यूनिट अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये राइट आंसर होगा, ये असत्य है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिए, कंडीशन रिक्वायर फॉर इक्विलिब्रियम। अगर कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर पड़ती है? EH और EV और EM इक्वल टू 0 होना चाहिए। हॉरिजेंटल, वर्टिकल और मोमेंटम तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। एक प्रक्रम को साम्यावस्था में कहा जाता है जब इस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी हो। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम तब कहेंगे जब वो शून्य हो। दोस्तों संगामी बलों के सिस्टम के साथ प्रयुक्त कणों के लिए कौन सी साम्यावस्था स्थितियों दूर की जाती है? व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन टू सेटिस्फाई फॉर अ पार्टिकल अप्लाई विथ सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर कंक्रीट फोर्सेस? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा FY इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंटम Z इक्वल टू 0 होना चाहिए। किस चीज़ के लिए 0 होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। अगर कोई सिस्टम हमारा नॉन कोप्लेनर कंक्रीट सिस्टम है और अगर कोई कोप्लेनर कंक्रीट सिस्टम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोप इन अ ठग ऑफ वार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये दोस्तों कोलिनियर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस गिव द रिजल्टेंट। जो पैरेललोग्राम का लॉ है वो किस चीज़ का रिजल्टेंट हमें देता है? वो हमें 2 कोप्लेनर कंक्रीट फोर्सेस का रिजल्टेंट देता है। दोस्तों समय बहुत कम बचा हुआ है, इस वजह से मैं आप सभी को बहुत ही फास्ट क्वेश्चन के आंसर को बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप सभी को फास्ट लगे तो वीडियो की स्पीड को थोड़ी सी धीमी कर लीजिएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि बलों की संख्या पर एक बिंदु कार्य करती है तो ऊर्ध्वाधर रूप में कौन पर परिणामी का सुझाव इस प्रकार होता है? इफ द नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइन एट एन एंगल दैट डज विद द हॉरिजेंटल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको फिर से पढ़ लीजिए। इफ द नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, दोस्तों यदि बलों की संख्या एक बिंदु पर कार्य करती है द रिजल्टेंट विल बी इन इंक्लाइन एन एंगल दैट डज विद द हॉरिजेंटल। तो ऊर्ध्वाधर रूप में कौन पर परिणामी का सुझाव इस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि tan थीटा इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल अपॉन सिग्मा हॉरिजेंटल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब फ्रिक्शन, और हिंदी में कहें तो घर्षण चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को कहा जाता है। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को
क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी है द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज, जो वर्क डन होता है फ्रिक्शन फोर्स का वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर हमारा एक सेकेंड, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है कि ऑल ऑफ द एबव? तो जो वर्क डन होता है दोस्तों वो ऑल ऑफ द एबव हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव भी वर्क होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जब कोई वस्तु किसी पिंड पर गति करती है तो वह घर्षण कहलाता है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस देन फोर्स फ्रिक्शन इज कॉल्ड, तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैटिक घर्षण। इंग्लिश में बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण, इंग्लिश में बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? अगर कोई बॉडी किसी पिंड पर मूव कर रही होती है तो उस जगह पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है दोस्तों, फ्रिक्शन के बाद आगे के भी चैप्टर चलेंगे। लेक्चर में बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल का पेपर एकदम तोड़ फोड़ मचा दीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण कम करने के प्रयोग में नहीं होता है? तो दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग दिया गया है जो हमारा घर्षण कम नहीं कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन? दोस्तों बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है। आपका लगभग आधे घंटे में पूरा ही मैकेनिक्स की बुक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सब कुछ एक बार में वन शॉट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों बस लेक्चर में बने रहिएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है ऑयल। तेल के लिए तो तेल तो लुब्रिकेंट मतलब तेल हमारा घर्षण को कम कर देता है। सैंड मतलब मिट्टी, तो दोस्तों मिट्टी हमारा घर्षण को कम नहीं करता है बल्कि ये रफ सरफेस होता है, तो अगर मिट्टी कहीं लगा देंगे तो घर्षण हमारा और भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन में बने रहिए। द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो भी था इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही एकदम राइट आंसर हो गया है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। जब कोई पिंड न समतल पर स्थिर रखा जाता है तो घर्षण बल का मान क्या होता है? तो दोस्तों व्हेन अ बॉडी इज लाइंग ऑन अ रफ सरफेस इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट मूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फ्रिक्शन ऑलवेज, जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज क्या करता है? हेल्प द मोशन, गति को मदद करता है, गति का विरोध करता है, या दोनों करता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी पढ़े होंगे कि घर्षण हमारा हमेशा मोशन मतलब गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 10 होता है माचिस की तीलियों को माचिस के डिब्बे में रगड़ने से आसानी से आग लग जाती है। तो दोस्तों ये किस कारण होता है? घर्षण से आग लग जाती है। मतलब फ्रिक्शन में कैसेस फायर रासायनिक प्रतिक्रिया से केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। बल के कारण माचिस की तीली गर्म हो जाती है। फोर्स हीटेड द मैच स्टिक, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फ्रिक्शन में कॉसेस फायर, घर्षण के कारण बहुत ही ज़्यादा आग लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फ्रिक्शन क्या चल रहा है? यदि अभिलंब बल को दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होता है? तो अगर हम अभिलंब को दुगना कर दें, इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन नहीं होता है, नॉट चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता है। हमारा नॉर्मल फ्रिक्शन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल के पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? घर्षण के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेंट स्टेटमेंट इन द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए है घर्षण बल हमेशा पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों ये एकदम सही बता रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इन विच ऑफ द मूव। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। घर्षण बल दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये भी एकदम सही बता रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। तो दोस्तों
ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा एकदम गलत बता रहा है। ये हमारा उसके डिपेंडेंट नहीं होता है, ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। के साथ झुके हुए समतल द्वारा बनाया गया न्यूनतम कोण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल डायट एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइनेशन सरफेस जस्ट बिगन टू स्लाइड। दोस्तों आप सभी लोग पढ़े हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंक्लाइंड सरफेस पे रखा जाता है और वो स्लाइड करने वाला मतलब मूव होने ही वाला होता है, तो उस जगह पे हम उसको एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों इक्वल होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज, जो फ्रिक्शन होता है मतलब जो घर्षण होता है अगर वो दो सतहों के बीच में लगता है तो वो किस कारण लगता है? हमारा जो मटेरियल होता है पदार्थ और रुक्षता के कारण, मतलब मटेरियल जो हमारा होता है वो रफनेस होता है, इस वजह से हमारा फ्रिक्शन कार्य करता है। एक पिंड पर घर्षण उच्च होता है जब घर्षण गुणांक डैश डैश होता है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ बॉडी इज हाई व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0 हो जाता है तब हमारा फ्रिक्शन फोर्स हाई होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द सब्सटेंस यूज इन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन द रिलेटिव मोशन इज नॉन हैज, सफेद गति में दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त डैश डैश रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लुब्रिकेंट का यूज़ हम स्नेहक का यूज़ करते हैं, किसको? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ्रिक्शन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक शब्द घर्षण बल का विवरण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रिक्शनल फोर्स? तो दोस्तों कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब संपर्क फोर्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपर्क फोर्स जो होता है हमारा वही फ्रिक्शनल फोर्स को डिस्क्राइब करता है। टू ईच अदर आर कॉल्ड, बलों का एक समय की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं पैरेलल फोर्सेस, समांतर बल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फोर्स हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और वे सभी एक ही दिशा में कार्य करती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समान समांतर बल, मीन्स लाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीज फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। इन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये सभी एक ही दिशा में कार्य नहीं करती तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मीन्स विपरीत समांतर बल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट और वो क्या फॉर्म करती हैं? तो इसमें कहा गया है दो समान विपरीत और समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न होती हैं तो वह क्या फॉर्म करती हैं? वह फॉर्म करती हैं कपल, मीन्स युग्म। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन बट हैज़ ए टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। जो किसी भी अनुवादकीय गति को उत्पन्न करने में असमर्थ है लेकिन एक अक्ष के बारे में शरीर को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम कपल ही कहते हैं, युग्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस आर नोन एज। दो समान विपरीत और समांतर बलों की क्रिया रेखाएं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आर्म ऑफ कपल, युग्म की भुजाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप आर द एग्जाम्पल ऑफ। पानी के नल को खोलना और बंद करना किसका उदाहरण है? तो ये इसका कपल का उदाहरण है जिसे हम कहते हैं हिंदी में युग्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो बल और युग्म की भुजा का गुणनफल क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है मोमेंट ऑफ कपल, युगल का आघूर्ण, मीन्स युग्म का आघूर्ण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कपल हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। एक जोड़े में घड़ी की सुई की दिशा में शरीर को घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज कपल, मीन्स दक्षिणावर्त युग्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ कपल हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द हैंड ऑफ क्लॉक। एक युग्म के
बॉडी को घड़ी की सुई में के विपरीत दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कपल, मीन्स वामाव्रत युग्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज़ 0। जोड़े के बनाने वाले बल का बीजगणितज्ञ योग 0 है। तो ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है थ्योरम ऑफ फर्स्ट कपल, फर्स्ट ऑफ कपल कपल की फर्स्ट थ्योरम में इसे कहा गया है, जोड़े के पहले प्रमेय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस, जिसमें एक निश्चित दूरी द्वारा संचालित समान और विपरीत बलों की एक जोड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कपल, युग्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कैन नॉट बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स बैलेंस ओनली बाय अ कपल ऑफ अपोजिट सेंस, जो केवल एक बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता, केवल दो विपरीत इंद्रियों द्वारा संतुलित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कपल, युग्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इफेक्ट ऑफ अ कपल ऑन अ बॉडी इज़ 0। तो इस इफेक्ट का नाम है ट्रांसलेटरी इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। तो समतलीय बल प्रणाली की कार्रवाई के तहत एक कठोर शरीर के पूर्ण संतुलन के लिए, तो ये किस में कहा गया है? ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का, संतुलन के नियम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी विल बी इक्वल टू 0। एक कठोर शरीर पर कार्य करने वाले समतलीय बल का परिणाम 0 के बराबर होगा, ये कहा गया है फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में। ये जो स्टेटमेंट है वो फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का है, मीन्स संतुलन का बल नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिजिड बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। किसी भी कठोर पिंड के संतुलन के लिए एक बिंदु के बारे में सभी समतलीय बलों के क्षण का बीजगणितज्ञ योग 0 के बराबर होता है। मीन्स ये स्टेटमेंट है मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का, संतुलन के आघूर्ण नियम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 और मोर कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम देन दीज फोर्सेस विल बी आइदर कॉन्करेंट और डैश। एक दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले 3 और मोर समतलीय बल संतुलन में हैं, तो ये बल या तो समवर्ती होंगे या फिर समांतर, मीन्स पैरेलल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन बॉडी कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अ सिंगल और डैश। एकल या डैश की क्रिया के तहत एक शरीर संतुलन में नहीं रह सकता, तो वो क्या है? वो है एकल युग्म, मीन सिंगल कपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ फोर्स एंड अ कपल एक्ट टुगेदर ऑन अ बॉडी इट विल नॉट रिमेन इन डैश। यदि कोई बल और युग्म एक साथ एक शरीर पर कार्य करते हैं तो वह अंदर नहीं रहेंगे, किसके? इक्विलिब्रियम। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन सेम प्लेन देन द फोर्स कॉल्ड। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाली सभी सेनाएं एक ही विमान में हो तो बल को बुलाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, कोप्लेनर फोर्स एक ऐसी फोर्स होती हैं जो कि सेम प्लेन पर एक्ट करती हैं। तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 22nd क्वेश्चन। इफ़ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन सेम प्लेन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल सच फोर्सेस पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन द फोर्स कॉल्ड। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाली सभी बल एक ही तल में होते हैं तो, और ऐसे सभी बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती हैं या फिर होकर जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा सी, इसका भी आंसर सी है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन हमारा है व्हेन ऑल द फोर्सेस डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट लाई इन सिंगल प्लेन देन द फोर्स कॉल्ड। किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल एक ही तल में होते हैं और ऐसे सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा ए, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हमारा 24th क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन अ सिंगल प्लेन देन द फोर्स कॉल्ड। जब सभी बल एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक ही विमान को रेखाबद्ध करते हैं तो बल कहलाता है। इसका हमारा आंसर है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन हमारा, इफ़ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन डिफरेंट प्लेन्स देन द फोर्स कॉल्ड। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाली सभी बल अलग अलग तलों में हैं तो बल कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हमारा 26th क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ अ बॉडी may also be considered to act at any other point along its line of action without any change in its effect on the body. This principle called। किसी पिंड को किसी भी बिंदु पर कार्य करने वाले बल को शरीर पर इसके प्रभाव से किसी भी बल के बिना किसी भी अन्य बिंदु पर अपनी क्रिया की रेखा के साथ कार्य करने के लिए भी माना जा सकता है, जिसे यह प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल है हमारा कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 27th क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी विल इन नो वे बी चेंज इफ अनदर सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक कठोर शरीर पर बल की दी गई प्रणाली की क्रिया किसी भी तरह से नहीं बदलेगी यदि संतुलन में बलों की एक और प्रणाली को जोड़ा या घटाया जाए। तो इसका आंसर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 है हमारा, द फोर्स विच टेंड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड। वह बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टेंसिल फोर्स। टेंसिल फोर्स वह फोर्स है जो किसी बॉडी के बीच के पार्टिकल्स की दूरी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th क्वेश्चन, इफ़ अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज एंड एनी टू ऑफ द थ्री फोर्सेज पास थ्रू अ पॉइंट देन द थर्ड फोर्स मस्ट पास थ्रू द सेम पॉइंट कॉल्ड। यदि कोई पिंड तीन बलों की कार्रवाई के तहत संतुलन में है तो तीन बलों में से कोई भी दो बल किसी एक बिंदु से होकर गुजरता है, तीसरा बल उसी बिंदु से गुजरना चाहिए जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारा 29th क्वेश्चन का, इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लॉ ऑफ ट्रायंगल में ये स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन है, इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर दे शैल बी इन इक्विलिब्रियम। यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले किसी भी बल को परिणाम और दिशा में एक बहुभुज की तरफ से दर्शाया जाता है तो संतुलन में होंगे। तो इसका आंसर है हमारा बी, लॉ ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 31st क्वेश्चन है हमारा, फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी दिशा का घटक ज्ञात करना कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा बी, रिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे लंबवत दिशा में बल के संकल्प के रूप में भी जाना जाता है, जिसे लंबवत दिशा में बल के संकल्प के रूप में भी जाना जाता है, तो हम उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 33rd क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर कॉल्ड। जब एक दूसरे के समकोण पर बल के दो घटक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, रिसॉल्व पार्ट कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने।
34th क्वेश्चन है हमारा, when two or more forces act on an object, which force can be found by adding up the individual force? जब दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं किसी बॉडी पर और विरोध करते हैं तो व्यक्तिगत बल को जोड़कर कौन सा बल प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, एक्सटर्नल फोर्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th क्वेश्चन, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो, जब परिणामी बल शून्य हो। तो कब हो सकता है हमारा परिणामी बल शून्य? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन, इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स इन सच अ वे दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और अनमूव्ड देन द फोर्स सिस्टम कॉल्ड। यदि किसी पिंड पर बल की एक प्रणाली इस तरह से कार्य करती है कि एक शरीर आराम या स्थिर रहे तो बल प्रणाली को कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37th क्वेश्चन है, इफ़ अ फोर्स सिस्टम एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी in such a way that the motion of moving body remains same, then the force system is called। यदि एक गतिमान पिंड पर एक बल की प्रणाली इस तरह से चलती है कि गतिमान पिंड की गति सामान्य रहती है तो बल प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा 38th क्वेश्चन है, इफ़ द थ्री कोपुलेनर concurrent forces are in equilibrium then each forces is directly proportional to the sine of angle between the remaining two forces। यदि तीन समतलीय समवर्ती बल सामान्य व्यवस्था में हों तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो हमारा जो 38 क्वेश्चन है इसका आंसर है लामीज़ थ्योरम, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो लामीज़ थ्योरम का है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39th क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्ट्रक्चर दोज मेंबर विच आर जनरली यूज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड बियर्स ट्रांसवर्स लोडिंग आर कॉल्ड। एक संरचना में वह सदस्य जो आमतौर पर क्षैतिज दिशा में उपयोग किए जाते हैं और अनुप्रस्थ लोडिंग को सहन करते हैं वह कहलाते हैं। तो इसका हमारा आंसर है सी, बीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40, इफ़ द स्पैन इज़ टू मच देन द स्ट्रक्चर यूज्ड कॉल्ड। यदि स्पैन बहुत अधिक है तो प्रयुक्त संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा है ट्रसेस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 41st क्वेश्चन है हमारा, अ बीम हैविंग सपोर्ट एट बोथ द एंड ऑन ए स्मूथ सरफेस इज़ कॉल्ड। एक चिकनी सतह पर दोनों सिरों पर एक समर्थन वाले बीम को कहा जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप सभी को ही पता होगा, सिंपल सपोर्टेड बीम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अ बीम हैविंग वन और बोथ एंड आउट ऑफ द सपोर्ट एंड लोड ऑल्सो एक्ट आउटसाइड द सपोर्ट इज़ कॉल्ड। एक बीम जिसमें एक या दोनों सिरे होते हैं और समर्थन और भार से बाहर भी समर्थन के बाहर कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा 42nd का है, ओवरहैंगिंग। बी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ओवरहैंगिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 43rd, अ बीम हैविंग वन और बोथ एंड इनबिल्ट और फिक्स्ड इन अ सपोर्ट लाइक वॉल इज़ कॉल्ड। दीवार की तरह एक समर्थन में नियमित या तय दोनों में होने को कहा जाता है। तो इसका हमारा आंसर है कंटीन्यूस। ये कंटीन्यूस बीम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा 44th क्वेश्चन है, अ बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स एंड अ रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड। नियमित अंतराल पर दो से अधिक समर्थन वाले बीम को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा है कंटीन्यूस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंटीन्यूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 45th क्वेश्चन है हमारा, विच बीम इज़ अ मेंबर विद वन एंड प्रोजेक्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सपोर्ट फ्री टू मूव इन ऑफ वर्टिकल प्लेन लोड्स प्ले बिटवीन द फ्री एंड द सपोर्ट। कौन सा बीम एक समर्थन के बिंदु से परे प्रेक्षण मुक्त और समर्थन के बीच एक लंबवत विमान भार स्थान में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है? तो इसका आंसर है ए, कैंटिलीवर बीम। इसका आंसर है ए, कैंटिलीवर बीम। 46 क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइप ऑफ लोड एक्ट एट अ पॉइंट और अ सेक्शन ऑफ अ बीम और ट्रस आर कॉल्ड। तो 46 का हमारा आंसर है फर्स्ट, पॉइंट ऑफ लोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47th, दिस टाइप ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बीम और ऑन अ पार्ट लेंथ ऑफ अ बीम। बीम की पथ लंबाई के लिए इस प्रकार का भार पूरे बीम पर वितरित किया जाता है। तो इसका 47th का हमारा आंसर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट पर हम चलेंगे। 48th क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइप ऑफ लोड इज़ इंक्रीज और डिक्रीज विद द लेंथ ऑफ अ बीम। इस प्रकार का भार बीम की लंबाई के साथ बढ़ता या घटता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हमारा 48th क्वेश्चन का आंसर है बी, यूनिफॉर्म वेयरिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, यूनिफॉर्म वेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49th क्वेश्चन हमारा, a force or load is represented by the name of the space on the both side of the line of action of force। भार बल को बल की क्रिया की रेखा के दोनों ओर के स्थान के नाम से दर्शाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए ऑप्शन, बो नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन हमारा है, force reaction direction of force are shown in a diagram are represented the bow notation called। बल की प्रतिक्रिया की दिशा आरेख में दिखाई जाती है और धनुष संकेतन द्वारा दर्शाई जाती है, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पेस डायग्राम। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमारे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपने जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपने अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से तैयार कर लिए हैं, लिख के तैयार कर लिए हैं, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि आपका कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और दोस्तों अगर आपने नहीं भी तैयार किया तब भी भगवान करे आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए कल का। और दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। एंड दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।